दीजिए, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो आज के शाम की ये धमाकेदार और इंटरेस्टिंग क्लास हम लोग शुरू करें। भाई एक एक करके वन शॉट हम निपटाते जा रहे हैं। आपकी जो चिंता थी कि सर क्लासेस कब से कब तक खत्म होंगी, तो लगभग लगभग अब हम आधा चैप्टर जो है वो कर चुके हैं, यानी आधे फर्स्ट बुक का जो आधा सिलेबस था वो कंप्लीट कर चुके हैं। और आज इसी क्रम में एक और बहुत शानदार सेशन लेकर आए हैं, और वो है समकालीन विश्व में सुरक्षा। बहुत ही शानदार ये चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। आज की स्थिति में जब पूरी दुनिया में आप देख सकते हो कि जंग का माहौल रहता है, कंपटीशन बढ़ा हुआ है, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, चाहे वो सामरिक तौर पर हो, देश एक दूसरे को नीचा दिखाने की गुर्बत में रहते हैं, फिराक में रहते हैं। ऐसी स्थिति में सुरक्षा के क्या क्या मायने हैं। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सुरक्षा के कुछ ऐसे आयाम हैं जो आप सोच ही नहीं सकते कि अच्छा ये भी सुरक्षा में आता है। और आज एक और बड़ी मजेदार चीज है, आज हम एमसीक्यू भी करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एमसीक्यू भी करेंगे। तो आज का ये सेशन बहुत शानदार होने जा रहा है। एक बार आप सभी लोग सेशंस को शेयर कर दीजिएगा ताकि हम चैप्टर को स्टार्ट करें, सेशन को शुरू करें। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे बच्चों, गुड इवनिंग। सब लोग आ जाओ यार, लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं। देखो एक तो प्यारे बच्चों हम सबसे पहले सबसे मजेदार तरीके से सुरक्षा का अर्थ समझेंगे कि भाई सुरक्षा का मतलब क्या है ना। सुरक्षा सुरक्षा हो रही है, लेकिन सुरक्षा का अर्थ क्या है, सुरक्षा कहते किसको है, सुरक्षा का जो बेसिक मतलब निकलता है वो क्या है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। उसके बारे में राधे राधे बच्चों, राधे राधे, सबका भी नाम में राज सक्सेना, शिखा, अंजलि, प्रदीप, तारन, बाबू, एथेंस गेमर, सब लोग कहते हैं सर नाम ले लिया करो, ज्योति। चलो सुरक्षा की अवधारणा के प्रकार और एमसीक्यू, सबसे इंटरेस्टिंग चीज है आज से हमारी हर सफलता क्लास में लास्ट में एमसीक्यू भी आपको कराया जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बाद में कराए जाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो एक बार आप लोग दबा के सेशन को शेयर कर लीजिएगा। सर आपकी चैनल लाइव नहीं है बेटा, 6 बजे है, बज गया, लाइव है, आप एक बार रिफ्रेश करो। हेलो सर, आई एम हर्षिता, बहुत बढ़िया बेटा, चलिए हेलो बेटा, हेलो। तो आइए प्यारे बच्चों इन तीनों के साथ, अच्छा इस एमसीक्यू में मैं आपको पोल भी दे दूंगा आज, ठीक है। आज हमारे साथ पोल भी लगा हुआ है, तो हो सकता है आपके साथ पोल भी मिल जाए। तो सब रेडी है, एक बार कमेंट सेक्शन में आग लगाओ, रेडी है सब, रेडी है क्या, कमेंट सेक्शन में आग लगा दीजिए, सब लोग रेडी हैं। चले स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, चलो शुरू करते हैं। ऐसा इस चैप्टर को दोबारा आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, आज जो आप पढ़ोगे। चलिए आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले जो बात होती है वो ये होती है कि सुरक्षा का मतलब क्या है। व्हाट इज सिक्योरिटी, हम किस चीज को सुरक्षा कहेंगे, हम किस चीज को कहेंगे कि हम देश में सुरक्षा की बात कर रहे हैं या हम सामरिक महत्वों की बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी राज्य का, किसी भी देश का क्या होता है प्यारे बच्चों, यह प्राथमिक दायित्व होता है। क्या होता है, प्राथमिक दायित्व। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसी भी राज्य का प्राथमिक दायित्व क्या है। कितना भी पावरफुल देश हो, कितना भी बड़ा देश हो, कितना भी जो हम कह सकते हैं हीरे जवाहरात से भरा हुआ देश हो, संसाधनों से भरा हुआ देश हो, अगर प्यारे बच्चों सुरक्षा नहीं है, अगर सुरक्षा नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, अगर सुरक्षा नहीं है, तो समझ लीजिए कि उस देश की प्रगति, उस देश की आजादी, उस देश की संप्रभुता, सब कुछ खतरे में रहने वाली है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए किसी भी राज्य का, मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनना, किसी भी राज्य का प्राथमिक दायित्व क्या है प्यारे बच्चों, किसी भी राज्य का प्राथमिक दायित्व है कि वो सबसे पहले अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रोवाइड करे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके शहर में बहुत बड़ा मॉल खुल जाए, आप एक बहुत बड़ा बिजनेस डाल लो, आप जो है खूब पैसे कमा लो, लेकिन अगर आपको यह डर है कि कोई आएगा बंदूक दिखा के सब लूट के लेके चला जाएगा, तो क्या आपके लिए वो कोई मायने रखता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे स्टेट्स ऐसे कहे जाते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है, वहां पे कानून व्यवस्था अच्छा नहीं है, इसलिए उद्योगपति भाग जाते हैं, इसलिए कोई वहां उद्योग नहीं लगाता है, इसलिए कोई वहां कारखाने नहीं लगाता है, इसलिए कोई वहां प्रगति नहीं करता है। अक्सर ये बात आती है। इसका अर्थ यह है कि भाई आपके पास सुरक्षा होनी चाहिए। सुरक्षा क्या है, एक प्राथमिक दायित्व है जो राज्य देता है। अब फिर सवाल आता है कि सर सुरक्षा का मतलब क्या है, सुरक्षा का मतलब क्या है प्यारे बच्चों। बेटा मैं सब पर कमेंट देखता हूं, यहां पे कमेंट कर लिया करो बच्चे, वहां भी अब कमेंट आपको दिख जाएगा, जल्दी देख के बताऊंगा। प्यारे बच्चों सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी। बुनियादी सबसे बेसिक मतलब, सुरक्षा का सबसे बेसिक मतलब यह होता है कि जो खतरा, वो खतरा कैसा भी हो सकता है। वो खतरा प्यारे बच्चों आंतरिक देश के भीतर का भी हो सकता है, ठीक है, वो खतरा आंतरिक, वो खतरा बाहरी, है ना,
बेसिकली ज्यादातर हम बाहरी खतरे की बात करते हैं, लेकिन जो खतरा है देश में, इस खतरे से आजादी प्यारे बच्चों सुरक्षा का बेसिक मतलब है। आपको ये लगता है यार मुझे खतरा है कि सड़क पे कोई मार देगा, मुझे खतरा है मेरे सीमा बाउंड्री में, मेरे बॉर्डर के एरिया से कोई अंदर ना आ जाए, आतंकवादी ना मार दें। ये खतरे से जो आजादी है, यही सुरक्षा की आजादी है। बात समझ रहे हो आप? यानी कि यही सुरक्षा है कि जो नागरिक हैं उसको किसी प्रकार का खतरा न रहे, चाहे वो देश के भीतर हो, चाहे वो देश के बाहर का खतरा हो। तो अगर आपके सामने ये लिखने को आ जाए कि सुरक्षा क्या है, तो आप लिखेंगे कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी, और सुरक्षा राज्य की सबसे प्राथमिक दायित्व है। सबसे पहले राज्य को सुरक्षा देना पड़ेगा। अगर कोई राज्य सुरक्षित नहीं है तो क्या होता है? उसकी संप्रभुता नष्ट हो जाती है। ध्यान से समझना, ये वर्ड भी आप समझ लीजिए, संप्रभुता, जिसको सोवरेनिटी कहते हैं। संप्रभुता का मतलब मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। हमारे भारत के संविधान में, भारत एक सोवरेन कंट्री है, एक संप्रभु देश है। मतलब क्या? अपने निर्णय खुद लेना। आप ये समझ लो प्यारे बच्चों कि अगर आपके देश में कोई आतंकवादी गोली नहीं चला रहा है, कोई सेना हमला नहीं कर रही है, लेकिन अगर आप फिर भी दूसरे के हिसाब से निर्णय ले रहे हैं, आप अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं है, तो आप समझ लीजिए सुरक्षित नहीं है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो। एक बच्चा लिख रहा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जानकारी को नुकसान, खतरे या हमलों से सुरक्षित रखने की स्थिति। बिल्कुल ठीक, इस पर आप कोई भी डेफिनेशन बना लीजिए। तो आप कब सुरक्षित हैं? जब आप खतरे से आजाद हैं, जब आपकी संप्रभुता बहाल है ना, और जब आप कोई भी देश अपने, ध्यान से समझिएगा, सुरक्षा का एक और बेहतरीन अर्थ होता है जो आपको ध्यान रखिएगा कि राज्य अपने अपने मूल्यों की रक्षा कर सके। मूल्यों की रक्षा कर सके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान से समझना। कोई भी जो राज्य है, कोई भी जो देश है, वो अपने मूल्यों की, लव यू बच्चे, लव यू प्यारे बच्चों, अपने मूल्य मतलब क्या होते हैं? हम जो सोच रहे हैं, जैसे एक भारत है, भारत ये मानता है कि दुनिया में शांति रहनी चाहिए। अब अगर हम किसी के दबाव में आकर हर तरफ एटम बम फोड़ने लगे, इसका मतलब हम सुरक्षित नहीं हैं। और मूल्य आपके संप्रभुता से जुड़े हुए हैं। ये मूल्य आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन अगर कोई और आपको कुछ करने पे मजबूर कर दे, इसका मतलब आप सुरक्षित नहीं है। मेरी बात ध्यान से समझना। आपको ये लगता है प्यारे बच्चों कि मैं किसी से लड़ाई ना करूं, और कोई आपको धमका के किसी को लड़ाई करवा दे, तो इसका मतलब आपकी संप्रभुता नष्ट हो चुकी है। इसका मतलब आप सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब आप जो चाहते हैं वह नहीं है। अच्छा, एक बच्चा ये कह रहा है कि सर बिहार बोर्ड, मैं प्यारे बच्चों एक अनाउंसमेंट आज आपको कर रहा हूं, बिहार बोर्ड को भी ध्यान में रखते हुए और सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए, मैं अगले हफ्ते एक स्पेशल क्लास आप लोगों की लेने वाला हूं, संविधान स्पेशल पोल क्लास। कौन सी क्लास प्यारे बच्चों? सीबीएसई बोर्ड वाले, बिहार वाले, सारे बच्चे, यूपी वाले, सब सुन लो। संविधान पर हम लोग 50 क्वेश्चंस करेंगे विथ पोल। उसका डेट आपको जल्दी मिल जाएगा। दूसरा मैं अनाउंसमेंट आपको कर देता हूं, इसी संडे को 3 बजे एक एमसीक्यू की पोल क्लास होगी, 3 बजे, और उस दिन जो बच्चा छूटेगा उसके घर जाकर उसको दंडित किया जाएगा, उसके ऊपर 10 रुपए का समोसा फाइन लगेगा। ठीक है, तो ये 2 अनाउंसमेंट मैंने आपको कर दिया। अब आग लगा देना। अब तो राज्य अपने मूल्यों की रक्षा कर सके, राज्य अपने सिद्धांतों को बचा सके प्यारे बच्चों, इसको हम लोग सुरक्षा कहते हैं। हां, राजस्थान वाले सबके लिए है। तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी, आंतरिक या बाहरी, और राज्य अपनी संप्रभुता को बचा सके। इस बात को ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, अब देखो, ये एक फिगर है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, जो किसकी बात करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शांति बनाने वाली एक सुरक्षा होती है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है, मैंने आपको बताया था, उसका एक काम होता है पीस कीपिंग फोर्स रखना, यानी शांति बना के रखने वाला फोर्स रखना। उसका इमेज है कि ये देखो, ये फौजी तो है, पर ये सफेद कबूतर शांति का प्रतीक है, उसके लिए वो काम कर रहा है, यानी शांति बनाने के लिए काम कर रहा है। तो ये सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है। अब प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, जो सुरक्षा की अवधारणा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। जो सुरक्षा की अवधारणा है, ये 2 प्रकार से देखी जाती है। देखिएगा जरा, सुरक्षा का हमने तो एक तरफ हमने क्या देख लिया? पहली बात तो सुरक्षा में हमने देख लिया खतरे से आजादी। ये मैं आपको शॉर्ट बनवा देता हूं, आपके दिमाग में बिल्कुल घुस जाएगा। ठीक है, राज्य मूल्यों की रक्षा कर सके, राज्य मूल्यों की रक्षा कर सके। ठीक है भाई, और संप्रभुता पर कोई खतरा ना हो, संप्रभुता पर कोई खतरा ना हो, यानी राज्य की जो संप्रभुता है, निर्णय लेने की आजादी है, उस पर प्यारे बच्चों कोई खतरा नहीं होना चाहिए।
बहुत बढ़िया, शानदार प्यारे बच्चों, क्या एक्टिव आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ये बच्चे जो आज आप पढ़ाई कर रहे हो जिस मन से, उम्मीद ध्यान रखना ये सब 90+% वाले बच्चे हो तुम, ये मेरी बात नोट कर लेना, बस बने रहना। अब हम लोग थोड़ा सा यहां से आगे चलेंगे और थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे किस चीज पर प्यारे बच्चों, थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे सुरक्षा के प्रकार पर। यानी जो सुरक्षा की अवधारणा है ना, ये जो सुरक्षा की अवधारणा है, ये सुरक्षा की जो अवधारणा है, ये दो तरीके से देखी जाती है। किस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, ये दो तरीके से देखी जाती है। एक परंपरागत, दूसरी गैर परंपरागत। ठीक है, सुरक्षा की अवधारणा दो तरीके से देखी जाती है। सर अगर हमारे क्लास ना करने से अगर आप हमारे घर सच में आते, अरे नहीं भाई, नहीं 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 कुछ बच्चे कह रहे हैं अरे सर हम क्लास नहीं करेंगे इसी बहाने आप घर आएंगे। नालायकों, ऐसा कुछ नहीं है, क्लास करो फिर आऊंगा घर तुम्हारे। ओहो, मतलब क्या मौका ढूंढते हैं सब, कहां जरा सा मौका मिले मौज ले लें हैं। चलो, सुरक्षा की अवधारणा दो तरीके की है, परंपरागत और गैर परंपरागत प्यारे बच्चों। अब ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। देखो, परंपरागत जो शब्द होता है ना, आपने मोहब्बतें मूवी देखी है? किस किस ने देखी है मोहब्बतें? वो क्या कहता है अमिताभ बच्चन, हमारा विद्यालय में परंपरा अनुशासन इसी का बात होगी बस। परंपरा मतलब जो पहले से चली आ रही है, यानी जब सुरक्षा की बात होगी तो पहले से सुरक्षा देने की जो कंसेप्ट है, पहले से सुरक्षा देने की जो तरीके हैं, पहले से सुरक्षा को बनाए रखने के जो तौर तरीके हैं, जब उनकी बात होती है तो उसको परंपरागत सुरक्षा की अवधारणा कहते हैं। यानी जो सुरक्षा के स्थापित तरीके, सुरक्षा के, क्या हो गया भाई, सुरक्षा के स्थापित तरीके कह लो या तत्व कह लो, जो पहले से चले आ रहे हैं। और यहां बेसिकली किस चीज की बात होती है? जो परंपरागत सुरक्षा है प्यारे बच्चों, वहां बेसिकली किस चीज की बात होती है? वहां बात होती है मेरे प्यारे बच्चों भय से मुक्ति। किसकी? भय से मुक्ति। अभी हम डिटेल में इसको देखेंगे, समझना जरा। जो सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा है वो पहले से चली आ रही है। स्थापित मतलब क्या है? जो पुरानी अवधारणा है, पहले से चली आ रही है। आगे बात समझ में। और यहां किसकी बात होती है? यहां बात होती है भय से मुक्ति की, कि हमें जो डर लग रहा है, जो भय लग रहा है, उस भय से हम मुक्त रहें। आगे बात समझ में। वही दूसरी तरफ मेरे प्यारे बच्चों, जो गैर परंपरागत अवधारणा है, यह बात करता है आवश्यकता से मुक्ति की। आवश्यकता से मुक्ति की, यानी हम क्या रहे, हमारी कोई आवश्यकता हमारी नहीं रहे। ये क्या है? ये एक नई अवधारणा है, अभी इस पर चर्चा करेंगे। बड़ी दिलचस्प कहानी है ये, बड़ी मजेदार कहानी है। और इससे पता लगता है कि कैसे राजनीति विज्ञान नए नए आयामों को छू रही है, कैसे नए नए रिसर्च और नए नए सिद्धांत आ रहे हैं। 11th की हिंदी लेक्चर की क्लास लाओ सर। अच्छा, 11th की मेरी एक और लेक्चर आज आ रही है पॉलिटिकल साइंस की। भाई सर क्लास, हाँ बेटा ठीक है। कृष्णानुज बेटा आपकी बात सुन ली गई है। चलिए, तो परंपरागत मतलब जहां पर भय से मुक्ति की बात हो, और गैर परंपरागत जहां आवश्यकता से मुक्ति की बात हो, और ये एक नई अवधारणा है। क्या है हम इसको देखेंगे, लेकिन सबसे पहले किसको निपटाते हैं? सबसे पहले देखते हैं प्यारे बच्चों परंपरागत अवधारणा, सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा। ठीक है, इसको क्लासिकल कहते हैं, कि सुरक्षा का क्लासिकल अप्रोच है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया सर मेरे 6 से अर्धवार्षिक परीक्षा है, बहुत बढ़िया, मेरे प्रैक्टिकल फाइल बना दो साहिब। ले भाई, अपना में चर्चा भी चल रही है। चलिए आगे चलते हैं। तो जो अर्धवार्षिक है या प्री बोर्ड है, ये सारी चीजों के लिए अब हम बहुत आपको बढ़िया बढ़िया चीजें अभी 1-2 दिन में शुरू करने वाले हैं, वो आपको हम चर्चा करेंगे। चलिए अब देखो ध्यान से, परंपरा का अवधारणा, इसमें ध्यान से समझिएगा कि ये पहले से चली आ रही है। ठीक है, बाहरी या सैन्य आक्रमण, बाहरी या सैन्य आक्रमण
सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। क्या माना जाता है, ध्यान से समझना। यहां पर क्या होता है, जो बाहरी या सैन्य आक्रमण है, परंपरागत में क्या है, ध्यान से सुनना। गुड इवनिंग बेटा। जो सैन्य आक्रमण है या बाहरी आक्रमण है, कोई बाहर की सेना आक्रमण कर रही है, इस आक्रमण को सबसे बड़ा आक्रमण, सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। ठीक है, आंचल करिए बेटा। बेटा मैं कभी नहीं भूल सकता बेटा, आपको कभी किसी को नहीं भूलता मैं। तो यह पहले से चली आ रही है, बाहरी या सैन्य आक्रमण सबसे बड़ा खतरा माना जाता है, सबसे बड़ी दुविधा या दिक्कत मानी जाती है। आ रही बात समझ में? यानी परंपरागत जो सुरक्षा की अवधारणा, वो ये मान के चलता है कि देखो भाई, सुरक्षा का एक ही खतरा है, कोई बाहर से आक्रमण ना कर दे। मेन रूप से यहां पर होता है। और मैंने आपको पहले बताया कि यहां पर बात किसकी होगी, भय से मुक्ति की बात होगी। तो यहां पर क्या क्या चीजें खतरा के लिए बाधक, सुरक्षा के लिए बाधक मानी जाती हैं। अगर हम देखें क्या क्या चीजें सुरक्षा के लिए बाधक मानी जाती हैं, तो यहां पर सैन्य आक्रमण, आंतरिक विद्रोह, ठीक है, आंतरिक विद्रोह या गृह युद्ध, ठीक है, कानून व्यवस्था, ठीक है, बात समझ में आ रही है, कानून व्यवस्था, आतंकवाद। अब देखो, जब आप सुरक्षा के पारंपरिक खतरों के बारे में चर्चा करोगे, जब आप सुरक्षा के पारंपरिक अवधारणा के बारे में चर्चा करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको सैन्य आक्रमण, आंतरिक विद्रोह मतलब जैसे भारत में नक्सलवाद है। अब नक्सलवाद में क्या हुआ भाई, नक्सलवाद में कुछ लोगों ने अपने संसाधनों की मांग की, नहीं मिला तो हथियार उठा लिए, है ना। उसकी चर्चा हम क्षेत्रीय आकांक्षा वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा कि कैसे पश्चिम बंगाल का एक नक्सलवाड़ी गांव था, वहां से चीजें शुरू हुई और धीरे धीरे लोगों ने हथियार उठा लिए और जिसके जमीन पे मन किया झंडा गाड़ दिया, गोली मार दी, तरह तरह की चीजें। और आप नक्सलवाद देख रहे हो, अभी भी एक लड़ाई बनी हुई है सरकार से उसका। तो सैन्य आक्रमण, आंतरिक विद्रोह, कानून व्यवस्था। भाई पता लगा कि पुलिस जो है वो कानून व्यवस्था नहीं बना पा रही है, कोई लूट रहा है, पाट रहा है, डकैती चल रही है, किडनैपिंग चल रही है, ये भी एक खतरा है हमारे लिए। आतंकवाद के तो कहने ही क्या, अभी 26/11 हमने बनाया है, उसकी जयंती कुछ दिन पहले, किस तरीके से मुंबई में हमला हुआ, और दुनिया के कितने एग्जाम्पल्स हैं। चाहे आप अमेरिका का 9/11 का हमला ले लो, या इंडिया का 26/11 का हमला ले लो, या अभी लाल किले पे बम फूटा है, आपको पता ही है। तो इस तरह के खपड़े को, सर आप कहां से हो, बार बार आपसे पूछते, बेटा मैं उत्तर प्रदेश देवरिया जिले का हूं, ठीक है, सबको पता चल गया। चलिए, तो प्यारे बच्चों, इस तरह के जो खतरे हैं ना, ये खतरे सबसे प्रमुख खतरे, ये परंपरागत अवधारणा में माने जाते हैं, परंपरागत अवधारणा माने जाते हैं। और ये माना जाता है कि भाई देखो, अगर सुरक्षित रहना है तो हमें इन चीजों पर नकेल कसनी पड़ेगी, हमें इन चीजों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, ये मानकर चला जाता है। किसमें? परंपरागत अवधारणा में। अब सवाल ये आता है कि ठीक है, ये तो हम समझ गए कि सर परंपरागत अवधारणा वाले क्या सोचते हैं, वो सुरक्षित रहने का क्या मतलब समझते हैं, वो किन चीजों को अधिक महत्व दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर इसमें 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 तत्व कौन कौन से हैं, है ना। एक बच्चा कह रहा है सर, युद्ध की स्थिति में किसी भी सरकार के पास 3 विकल्प होते हैं, आत्मसमर्पण करना, अपरोध की नीति, दूसरे पक्ष को पराजित करना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिएगा। अब प्यारे बच्चों, समस्या यह है कि इसका उपाय क्या है, या इसके तत्व क्या हैं, कौन कौन सी चीजें जो हैं वो सुरक्षा के लिए बनाई जाती हैं, कौन कौन सी चीजें जो हैं वो सुरक्षा में ध्यान रखी जाती हैं। तो अगर हम प्यारे बच्चों परंपरागत अवधारणा के तत्व देखें, परंपरागत सुरक्षा और इसके अगर हम तत्व देखें, एलिमेंट्स, कौन कौन से तत्व यहां पर दिखाई पड़ते हैं, तो नंबर 1 पे दिखाई पड़ता है, नंबर 1 पर क्या दिखाई देता है, सैन्य शक्ति का निर्माण, सैन्य शक्ति। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, किसी भी देश को अगर सुरक्षित रहना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, किसी भी देश को अगर सुरक्षित रहना है तो उसको अपनी सेना मजबूत करनी पड़ेगी, उसको अपनी आर्मी मजबूत करनी पड़ेगी, उसको चाहे वो वायु सेना हो, वो या जो है जल सेना हो, थल सेना हो, अपनी आर्मी, नेवी और जो है एयरफोर्स को मजबूत करना पड़ेगा, है ना। पता लगा कि हमारे पास सिपाही नहीं है, हम लड़ने चल दिए, तो ऐसा नहीं है, हमें उनको अत्याधुनिक जो है टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, हथियार देने पड़ेंगे। तो दूसरे नंबर पर क्या आया, शस्त्रीकरण,
शस्त्रीकरण, यानी कि हम क्या करेंगे, शस्त्र। अब आप देखते होंगे भारत कभी रसिया से डील करता है, कभी अमेरिका से कुछ खरीदता है ना, कभी हम ब्रह्मोस मिसाइल रसिया के साथ बनाते हैं। अभी आपने देखा होगा एयर डिफेंस सिस्टम हमने रसिया से लिया था, जो ऑपरेशन सिंदूर के समय कितना काम आया था। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी देश को क्या करना पड़ता है, अपने पास शस्त्र इकट्ठा करने पड़ते हैं, अपने पास हथियार इकट्ठा करने पड़ते हैं। अगर हथियार इकट्ठा नहीं करेंगे, अब एक चीज तुम बताओ, तुम्हें पता है कि घरेलू ये बगल वाला जो है उसके घर एक डंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो तुम लोहा लेके जाके मारोगे उसको। लेकिन उसको पता होगा, तुमको पता होगा भाई उसके पास भी बहुत हथियार है, तुम वहां नहीं जाओगे। तो दूसरे देशों को यह पता होना चाहिए कि शस्त्रीकरण, इसके पास भी शस्त्र है। तीसरी जो चीज आती है, जो इन दोनों को मिला के बनती है, वो है शक्ति संतुलन करना। और शक्ति संतुलन से क्या होता है प्यारे बच्चों, शक्ति संतुलन से अपरोध पैदा होता है। अब जरा इस पॉइंट को बड़ा अच्छे से समझना आप लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई। ऊपर के दो पॉइंट तो आसानी से समझ में आ गए। भूगोल की क्लास कब होगी बेटा, भूगोल की क्लास आज एक मैप की हुई थी, फिर अगली देखनी पड़ेगी किस दिन है। मेरी अगली वन शॉट मंडे को होगी और एमसीक्यू संडे को 3 बजे। अब देखो, अब आपने देखा कि कोई भी देश सेना इकट्ठा करेगा, शस्त्र इकट्ठा करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, शक्ति का संतुलन करेगा। शक्ति का संतुलन मतलब क्या होता है, दुश्मन के बराबर शक्ति इकट्ठा करना, दुश्मन के बराबर शक्ति इकट्ठा करना। ध्यान से समझिएगा, अगर हम जैसे शीत युद्ध में क्या हुआ था, जितना अमेरिका के पास पावर था उतना ही जो है प्यारे बच्चों सोवियत संघ के साथ पावर था। इसके वजह से प्यारे बच्चों प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। क्यों, इसको अपरोध कहते हैं। जब आपके पास जितना शक्ति है उतना ही अगर मान के चलिए कि दुश्मन के पास भी शक्ति हो गई, तो फिर आप ये मान के चलिए कि युद्ध नहीं होगा। तो अपने आप को सुरक्षित रखने का एक तरीका यह भी है कि आप शक्ति संतुलन कर लीजिए, आप दुश्मन के बराबर अपने पास शक्ति इकट्ठी कर लीजिए। उस केस में भी क्या होगा, युद्ध से आप बच जाएंगे, आप सुरक्षित रहेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, हां बिल्कुल। चौथे नंबर पर क्या दिखाई पड़ता है, गठबंधन। गठबंधन, ठीक है, गठबंधन या कह लो गुटबाजी। अब ये क्या है गठबंधन, आपने सुना होगा नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कुछ देशों को यह लग रहा है कि यार हमें तो मिलके ये मार सकते हैं, तो चलो हम एक साथ मिल जाते हैं, हम में से किसी को कोई मारेगा तो हम मिलके जवाब दे देंगे। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 1949 में बना था, ये क्या था, यूएसए प्लस पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, इन सब लोगों ने मिलकर, जिसमें आज 31 के आसपास मेंबर अब हो गए हैं। अब ये नेटो जो था ये क्या करता था, या नेटो की क्या प्रिंसिपल है, नेटो में ये कहा गया कि अगर हम में से किसी एक पर भी हमला हुआ तो हम सब पे हमला मान लेंगे और सब लोग मिलकर जवाब देंगे। बात समझ आ गई भाई। नाटो में क्या था कि अगर हम में से किसी को छुआ, जैसे स्कूल में क्या होता है, 4 एक साथ घूमते हैं, मेरा भाई है, अगर हमारे भाई में से किसी को किसी ने छुआ तो हम सब मिलके मारेंगे। तो कोई अरे भाई इसको मत छुओ, तो उस गैंग का आदमी है, गैंग बना लेना, बेसिकली गैंग बना लेना, भाई इसको मत छुओ, ये तो उस गैंग का आदमी है, उसको छुएंगे तो गैंगवार हो जाएगा। तो हम गठबंधन करके भी सुरक्षित रहने का प्रयास करते हैं। तो सुरक्षित रहने के क्या तत्व हैं, सेना जुटा लो, शस्त्र इकट्ठा कर लो, बराबर शक्ति कर लो। अगर पाकिस्तान के पास अगर परमाणु हथियार है तो भारत के पास भी हो जाए, चाइना भी कर लेगा, ताकि कोई एक दूसरे पे नहीं मारेगा, है ना। आगे बात समझ में, हाँ शिखा बेटा, ठीक है। और गठबंधन कर लो, गुटबाजी कर लो। अंत में एक और बड़ा दिलचस्प कहानी इसमें आता है, निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण, चलो भैया, ये एक और इंटरेस्टिंग बात आ गई भाई। ये तो समझ में आ रहा है कि सेना इकट्ठा कर लो, शस्त्र इकट्ठा कर लो, शक्ति जुटा लो, गठबंधन बना लो, लेकिन एक कहानी निशस्त्रीकरण की आ गई। बेटा सीयूईटी के लिए भी हम जल्दी शुरू करेंगे। सर मैं भी गैंगस्टर हूं, हाँ वो तो पता चल रहा है, तुम लोगों की गैंगस्टरी मुझे पता चल रही है ना। बड़ी दिलचस्प ये चैप्टर है, ध्यान से देखना। निशस्त्रीकरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्यारे बच्चों, एक बात मैं बता दूं, लास्ट में एमसीक्यू होने वाला है, कोई भागना मत। डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट इसका मतलब क्या है। अभी तो आपने कहा सर कि शस्त्र जुटाओ, लेकिन एक तरीका और है शांति इकट्ठा करने का। शांति बनाने का एक तरीका यह है कि या तो हम सबके पास खूब हथियार हो और हम कोई डर से एक दूसरे से ना लड़े, या तो किसी के पास हथियार ना हो तो कोई खतरा ही ना हो।
परमाणु बम का आविष्कार ओपेनहाइमर ने किया और करने के बाद सर पकड़ लिया कि यार ये क्या बना दिया मैंने, समझ रहे हो। तो उसके बाद लगातार ये प्रयास होने लगा कि क्यों ना हथियारों को नष्ट किया जाए। बात समझ आ गई? क्यों ना हथियार हम इस्तेमाल ही ना करें, ना हथियार इस्तेमाल करेंगे और ना अशांति होगी। तो इसीलिए कंसेप्ट आया निशस्त्रीकरण का। जरा इसको समझते हैं, क्या अर्थ होता है इसका। निशस्त्रीकरण, ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है पुराने हथियारों को नष्ट करना तथा नए हथियारों के उत्पादन पर रोक। अब ये देखिए, सीधी बात, निशस्त्रीकरण का मतलब क्या है? निशस्त्रीकरण मतलब जितने भी पुराने खतरनाक हथियार हैं उनको नष्ट कीजिए और नए हथियारों के उत्पादन पर रोक लगाइए। बात समझ गए? निशस्त्रीकरण मतलब जो पुराने खतरनाक हथियार हैं उनके उत्पादन पर रोक, यानी उनको न बनाया जाए, और जो पुराने हथियार हैं प्यारे बच्चों उसको नष्ट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ये इतना आसान नहीं है निशस्त्रीकरण। कोई अपना हथियार खत्म नहीं करना चाहता है। मैं तुमको बताऊं, जिसके घर बंदूक होती है ना, तो इलेक्शन जब आता है देश में, जब देश में इलेक्शन आता है तो सरकार एक नियम बनाती है कि जिनके पास भी हथियार हैं वो थाने में जमा करो। वो 5 दिन के लिए जमा करने में डरते हैं, नहीं नहीं मैं अपना हथियार जमा नहीं करूंगा। तो सोचो, जो अपना हथियार जमा नहीं कर रहा है चुनाव में, वो एक आदमी ऐसे में किसी देश से कहा जाए कि हथियार नष्ट कर दो, क्या करेगा? और बड़ी मजेदार बात यह है कि ये जो निशस्त्रीकरण है ना, ये जो निशस्त्रीकरण है, ये उन्हीं नालायकों ने शुरू किया जिन नालायकों ने सबसे ज्यादा हथियार अपने पास रखे हैं। अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड, ये लोग मिलकर ज्ञान बांटना शुरू किए कि एक काम करते हैं, हथियार बंद करते हैं। हालांकि इसकी मेन कहानी जो है वो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ से शुरू हुई। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत प्रयास किया। और ये बेसिकली कब प्रयास शुरू हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह प्रयास शुरू हुआ कि निशस्त्रीकरण कराया जाए, क्योंकि तेजी से अमेरिका और सोवियत संघ शस्त्रों की दौड़ में लग गए थे, होड़ में लग गए थे कि ज्यादा से ज्यादा हथियार हम इकट्ठा कर सकें, इस होड़ में लग गए थे। तो इसको रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह काम शुरू किया और इसलिए 1952 में एक निशस्त्रीकरण आयोग भी बनाया गया। निशस्त्रीकरण आयोग बनाया गया। आगे बात समझ में? क्या बनाया गया? 1952 में एक निशस्त्रीकरण आयोग भी बनाया गया, जिस आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई कि हथियारों के उत्पादन को कम किया जाए। सर बताइए ना कि कौन सा देश शामिल नाटो? बेटा 31 कंट्रीज है उसमें, ठीक है, पूरे देश की लिस्ट में आपको बता दूंगा। वो तो गूगल पे देखो, पूरी लिस्ट निकल जाएगी यार। अभी 31 देश, लिस्ट तो लेकर नहीं आया, ठीक है। चलिए सर, क्या आप भूल गए अपने छात्र को? अरे हो ही नहीं सकता मैं तुम्हें भूल जाऊं, क्या बात कर दी है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर निशस्त्रीकरण जब आयोग आया, उसने प्रयास किया कि इनको रोका जाए। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले 1963 में एक संधि हुई जिसे कहा गया आंशिक परमाणु परीक्षण, ये तो ब्रैकेट में रख लो, प्रतिबंध संधि। इसको आंशिक कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि प्यारे बच्चों, आंशिक इसलिए कहा गया क्योंकि केवल इसमें 3 ही कंट्रीज शामिल थी, यूएसए, सोवियत संघ और ब्रिटेन। ये 3 ही शामिल थे। इन तीनों ने एक तरह की संधि की कि ठीक है, हथियारों के उत्पादन को थोड़ा रोका जाएगा, हथियारों के उत्पादन को थोड़ा कम किया जाएगा। ये सारी चीजें इस 1963 वाले में किया गया और इसको इसीलिए आंशिक कहा गया। उसके बाद जो सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, वो साबित हुआ 1968। ध्यान से सुनिएगा,
1968 में प्यारे बच्चों एक संधि हुई, ये सब निशस्त्रीकरण के अंदर चल रहा है, इसको कहा गया एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्लोरीफरेशन ट्रीटी, या परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि, एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि। क्या था परमाणु अप्रसार संधि प्यारे बच्चों? इसमें यह था कि किसी भी प्रकार के परीक्षण पर प्रतिबंध, किसी भी प्रकार के परीक्षण पर प्रतिबंध, मतलब आकाश में, पृथ्वी में, समुद्र में कहीं भी परमाणु परीक्षण नहीं करना है। हेलो महावीर सिंह जी, क्या हाल है? चलिए, दूसरा कहा गया कि कोई भी देश, ध्यान से सुनिए, कोई भी परमाणु वाला देश दूसरे को परमाणु तकनीक की जानकारी नहीं देगा। ठीक है, परमाणु तकनीक दूसरे देश को ना देना। ठीक है, मतलब जिस देश को यह पता है कि परमाणु हथियार कैसे बनाए जाते हैं, यह तकनीक नहीं बतानी है दूसरे देशों को। ठीक है, तीसरा, गैर परमाणु देशों की रक्षा परमाणु संपन्न देश करेंगे। ध्यान से सुनिएगा कितना चालाकी चल रही है यहां पे। पहले बोला कोई परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, दूसरा बोला कि कोई नहीं बताएगा कि परमाणु हथियार कैसे बनाया जाता है। तो लोगों ने कहा कि हमको कोई डराएगा, तब बोला अगर आपको कोई डराएगा, मतलब जो गैर परमाणु वाले देश थे, बोला अगर आपको कोई डराएगा तो हम आपकी रक्षा करेंगे, मतलब हमेशा हमारे पीछे पीछे खड़े रहो, हमारे पीछे पीछे चलते रहो अपनी सुरक्षा के लिए। और चौथा ये बोला अगर इस पे साइन कर दोगे तो हस्ताक्षर करने पर शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए मदद। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह था कि अगर आप एनपीटी पे साइन कर देते हो, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप एनपीटी पे साइन कर देते हो तो परमाणु शक्ति का जो शांतिपूर्ण प्रयोग है, मतलब उससे बिजली कैसे बनाई जाए या तकनीक कैसे और बढ़ाई जाए, उसमें आपकी मदद की जाएगी। आपको पता है ना, जो यूरेनियम होता है जिससे परमाणु हथियार बनाए जाते हैं, उसी का प्रयोग करके बिजली भी बनाई जाती है। लेकिन बिजली बनाते बनाते लोग हथियार बनाने लगते हैं। तो इसमें यह कहा गया कि देखो भाई, हम आपको हथियार बनाने का तो टेक्निक नहीं देंगे, लेकिन अगर आप एनपीटी पे साइन करोगे कि हां हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, तो आपको फिर क्या किया जाएगा, जो परमाणु जो शक्ति है इसका शांतिपूर्ण प्रयोग कैसे हो सके उसमें आपकी मदद की जाएगी। भारत ने कहा चला चला हम ही मिलनी है तो के बनावे खती है। तो देखो, इंडिया पूरे विश्व में ऐसा है जैसे भारत में बिहार के लोगों को तुम ज्यादा चला नहीं सकते दिमाग से, कोई राज्य कम नहीं, लेकिन बता रहा हूं मैं। ऐसे ही भारत वहां खड़ा हुआ बगल में, बोला कि हमें ही मिलनी है तो चराव करती है, नालायक, हमको नहीं चाहिए। भारत ने स्पष्ट रूप से क्या किया, भारत ने इसे रिजेक्ट कर दिया। अब सवाल यह पूछता है भारत ने इसे रिजेक्ट क्यों किया? भारत ने कहा भैया यहां पर सीधे सीधे क्या है, भेदभाव है। क्या है प्यारे बच्चों, क्या कहा भारत ने? भारत ने इसे भेदभावपूर्ण बताया। भारत ने इसे क्या बताया? भेदभावपूर्ण बताया। भारत ने कहा इसमें तो शुद्ध रूप से भेदभाव है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं है? भारत ने क्यों भेदभावपूर्ण बताया? भारत ने कहा भाई तुम पहले से जो लोग कर रहे हो, तुम लोगों ने अभी तक अपना हथियार तो खत्म करने की बात कही नहीं। हम तो तब माने ना जब तुम भी अपना हथियार खत्म करो। तुम तो खुद हथियार लेके चलोगे और हमको मना कर रहे हो। वाह भाई वाह, है मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, हम नहीं मानेंगे इसको। तो भारत ने कहा हम इसको पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं, हम इसको अपनाएंगे नहीं।
उसके बाद प्यारे बच्चों इस तरह की जो समझौता हुआ वो सीधे 1996 में हुआ, जिसको कहा गया सीटीबीटी। इसको कहा गया कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं आपके लिए। अंग्रेजी में, हिंदी में कहा गया समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। क्या कहा गया? समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। ठीक है। अब यहां भी हूबहू वही बात की गई। यहां भी यही कहा गया कि किसी भी प्रकार का परीक्षण नहीं करना है, कोई भी देश हथियार नहीं बनाएगा। इसमें एक चीज और जोड़ी गई। इसमें क्या कहा गया? इसमें जांच की बात की गई। इसमें कहा गया कि समय समय पर एक जांच एजेंसी बैठाई जाएगी और वो देशों में जा जाके चेक करेगी कि कोई गलती से चोरी से हथियार तो नहीं बना रहा है। देखो, देश जो है वो परमाणु ऊर्जा से बिजली तो बनाते हैं। परमाणु न्यूक्लियर का उसमें यूरेनियम होता है, यूरेनियम को फिर छोड़ा जाता है, बॉम्बार्डिंग की जाती है, न्यूट्रॉन्स होते हैं, कई चीजें होती है, एक टेक्निकल मामला है, वहां से बिजली बनती है। अब उसी का इस्तेमाल करके परमाणु बम भी बनाया जा सकता है। तो यहां पर यह कहा गया कि जा जाकर क्या किया जाएगा? जा जाकर जो है वो चेक किया जाएगा कि कोनो गलती से चोरी से बना तो नहीं रहा है, दबी में चुपके से। फिर भारत ने कहा नौटंकी हमें सिखा रहा है। भारत ने पुनः इंकार किया, भारत ने मना कर दिया। और देखो भारत ने कैसे जले पर नमक छिड़का विचारों के। 1968 में एनपीटी हुआ और भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो किया था वो कब किया था? 1974 में, इंदिरा गांधी के समय। यहां 1996 में सीटीबीटी हुआ और भारत ने सेकंड परमाणु परीक्षण कर दिया 1998 में। दोनों पोखरण राजस्थान में किए थे। तो भारत ने न सिर्फ मना किया बल्कि साल 2 साल 4 साल बाद परमाणु परीक्षण भी दाग दिया। सर क्या कल यूट्यूब पर आपकी क्लास होगी? बेटा संडे को 3 बजे एमसीक्यू क्लास होगी, धमाकेदार पोल की क्लास कराऊंगा, मजा ही आ जाएगा। जो नहीं आया उसको उल्टा लटकाऊंगा। ठीक है, संडे को अपने रिश्तेदारों को भी लेके आना है भाई। ठीक है, चलो। तो समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, इस पर भारत ने फिर मना किया और भारत ने परमाणु परीक्षण भी किया। तो निशस्त्रीकरण को लेकर ये कुछ प्रमुख समझौते हैं और कुछ और समझौते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, कुछ और समझौते में थोड़ा आपको बताता हूं। जैसे एक समझौता हुआ, इसको कहते हैं बीडब्ल्यूसी, 1972 में हुआ। इसको कहते हैं बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें 155 देशों ने भाग लिया और यह किस लिए था? यह जैविक हथियारों के प्रयोग को रोकने के लिए। यह जैविक हथियारों के प्रयोग को रोकने के लिए था। जैसे कोई वायरस छोड़ देता है। कोरोना क्या था? एक वायरस ही था ना, लेकिन एक हथियार से कम थोड़ी है। कितने लोग मर गए। तो कोई जैविक हथियार नहीं इस्तेमाल करेगा, इसके लिए किया गया। आ गई बात समझ में? सीडब्ल्यूसी 1997 में पूरी तरह ये पूरा हुआ है। 93 में ही बेसिकली साइन हुआ। और ये केमिकल वेपन कन्वेंशन, केमिकल वेपन कन्वेंशन, इसमें क्या था प्यारे बच्चों? इसमें रासायनिक ऊर्जा की बात कही गई थी। सॉरी, रासायनिक हथियार, इसको रोकने के लिए। अब आप पूछोगे सर क्या रासायनिक हथियार होते हैं? बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले 2011-12 में, एग्जैक्ट ईयर नहीं याद मुझे आ रहा, जब सीरिया में बहुत प्रदर्शन हो रहे थे, है ना, सीरिया में जब लोगों ने बहुत प्रदर्शन किया तो वहां की जो सरकार थी उसने केमिकल वेपन छोड़ दिया था और सैकड़ों लोग मर गए। मतलब समझ लो जहरीली गैस आ गई और जहरीली गैस से लोग मर जाए। इस तरह का भी बहुत बुरा बुरा वाकया होता है। हालांकि सीरिया ने उसको साइन नहीं किया था उस कन्वेंशन को, इसलिए उसने कर दिया। तो केमिकल वेपन कन्वेंशन यानी कि रासायनिक हथियार को इस्तेमाल नहीं करेगा। एक 1972 में ही एक एबीएम हुआ जिसको कहते हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक, मैं बता दे रहा हूं कभी काम आ जाए, मिसाइल, ठीक है, ट्रीटी, एबीएम, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कन्वेंशन। अब इसमें क्या था? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कन्वेंशन का मतलब क्या था? ये बेसिकली यूएसए और सोवियत संघ के बीच में हुआ कि हम एक दूसरे, एंटी बैलिस्टिक क्या होता है? ऐसे मिसाइल उठेगी, ऐसे आगे भम से गिर जाएगी। इस तरह के मिसाइलों को रोकने के लिए प्यारे बच्चों, ये ट्रीटी, बेसिकली कन्वेंशन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी,
इस तरह के मिसाइलों के प्रयोग को रोकने के लिए प्यारे बच्चों ये कन्वेंशन किया गया था, ट्रीटी की गई थी। तो ये कुछ और समझौते हैं जो हथियारों के इस्तेमाल को रोकते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, कुछ और समझौते हैं जो केवल अमेरिका सोवियत संघ के बीच में हुए हैं। उनका नाम आपको एक बार ध्यान देना चाहिए कि कभी हां गलती से कभी आ गया तो पता है। जैसे प्यारे बच्चों एक उनमें हुआ है सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2, ये हुआ 1972 और 1979 में। अब इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। ये केवल यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुआ है, ठीक है, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ कि हथियारों को कम किया जाए। इसी तरह एक और इन लोगों के बीच में हुआ स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2, ठीक है। तो एक हुआ 1991 में और एक हुआ 1993 में। बल्कि इस वाले में तो रूस था, सोवियत संघ तो खत्म हो गया था, रूस था, अमेरिका और रूस। इसका फॉर्म भी ऐसे ही था। इसमें था स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, आर का मतलब रिडक्शन। केवल नाम आपको पता रहने चाहिए, कभी गलती से पूछ दे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया कि हां यह भी एक प्यारे बच्चों एक समझौता है जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ है। किस लिए हुआ है? कुल मिलाकर यह निशस्त्रीकरण के लिए हुआ है, हथियार कम करने के लिए, निशस्त्रीकरण, ठीक है, निशस्त्रीकरण। आगे बात समझ में? तो निशस्त्रीकरण का मतलब कैसे हथियारों के प्रयोग को रोका जाए। आगे बात समझ में? शानदार। चले, क्या बात है सर, नोट्स और लेक्चर हमें पढ़ा के कुछ नहीं करना। नोट्स कैसे मिलेंगे लास्ट में बताता हूं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम थोड़ा सा देखेंगे सुरक्षा की गैर परंपरागत अवधारणा को। गैर परंपरागत अवधारणा, बहुत शानदार। सबसे पहले तो यह समझ लो कि जो गैर परंपरागत अवधारणा है, इसका मतलब ये एक नई अवधारणा, ये पहले से नहीं चली आ रही है, ये नई अवधारणा है, ठीक है, यानी ये नया आया है, ये पहले से नहीं चल रहा है, नया आया है। और ये बात करता है आवश्यकता से मुक्ति की, आवश्यकता से मुक्ति की बात करता है। देखो एक बात को समझो, जब दुनिया भर के वैज्ञानिक या राजनीति विज्ञान के लोग, दुनिया भर के जो है कह सकते हो कि नीति बनाने वाले लोग बैठे, तो उनको लगा कि यार हम बार बार कहते हैं कि आतंकवाद की बात हो रही है, बार बार हम कहते हैं कि जो है बाहर कोई हमला हो सकता है, देश में लॉ एंड ऑर्डर बदल सकता है, तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन इसके मूल में क्या है? उन्होंने कहा कि देखो अगर कोई समाज है, उस समाज के लोग अगर पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, इसके अलावा वो गरीबी में रहेंगे, तो उनको आतंकवादी बनाना, उनको बहकाना, या वो समाज के लिए तो खतरा बन जाएंगे। भाई कोई चोर चोरी क्यों करता है? 90% केसेस में वो इसीलिए करता है कि घर में गरीबी है, पैसा नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, तो चोरी कर रहे हैं। तो यहां बात यह किया गया कि भाई अगर सुरक्षा स्थापित करनी है तो हमें उन पक्षों को भी देखना पड़ेगा जिससे लोगों का विकास हो, जिससे उनकी आवश्यकताएं पूरी हो। अगर आवश्यकता पूरी होने लगे तो ज्यादातर लोग जो है वो समाज के लिए खतरा नहीं बनेंगे, वो अपना काम करेंगे। बात समझ रहे हो? वो अलग बात है कि आजकल डॉक्टर भी आतंकवादी बन रहे हैं, लेकिन वो एक अलग केस हो गया। इसीलिए देखो जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो बना था उसमें केवल सुरक्षा बनाए रखना, शांति बनाए रखना ही काम उसको नहीं दिया गया, एक काम यह भी दिया गया कि तुम जो है सामाजिक आर्थिक विकास करो। तो बेसिकली ये जो गैर परंपरागत अवधारणा है वो उसी की बात करता है। वो किसकी बात करता है? मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि गुणात्मक परिवर्तन की बात करता है। गुणात्मक परिवर्तन यानी क्वालिटी चेंज हो, है ना, क्वालिटी चेंज हो लाइफ स्टाइल की। मानव विकास कैसे होगा? अब ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा। यह माना जाता है कि भाई आप लोगों को शिक्षित करो, लोगों के पास शिक्षा होगा तो लोग अवेयर होंगे, अपने अधिकारों को समझेंगे, गलत सही का मतलब समझेंगे, है ना, और उनको रोजगार में मदद मिलेगी। और इसके लिए लोगों का स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वास्थ्य, उन्होंने क्या क्या? शिक्षा के साथ क्या आवश्यक है? स्वास्थ्य। हाँ एमसीक्यू कराऊंगा बेटा। इसलिए जरूरी है कि हम क्या करें, लोगों को अच्छी शिक्षा दें,
अच्छी शिक्षा के साथ स्वास्थ्य भी व्यवस्था अच्छी करें। अगर वो अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, अगर वो हेल्दी रहेगा, तब हो सकता है कि प्यारे बच्चों वो अपने समाज के लिए काम आए, है ना, वो लोगों के लिए काम आए, ऐसा हो सकता है। सर सुरक्षा को तो मजबूत कर लेंगे पर भ्रष्टाचार का क्या होगा? भाई ये मान के तो चल रहे हैं ना कि जो शिक्षित होगा वो ये समझेगा कि भ्रष्टाचार खराब चीज होती है। आप लोग बचपन से जब पढ़ाई करते थे तो एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था नैतिक शिक्षा, मोरल साइंस। हमें हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो शिक्षा यही तो बात है बेटा। एक मैं आपको शब्द बता रहा हूं, दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है ज्ञान और एक शब्द होता है विवेक। विवेक को अंग्रेजी में कहते हैं रैशनैलिटी और ज्ञान को कहते हैं नॉलेज। तो हर नॉलेज वाला आदमी अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। विवेक मतलब होता है सही गलत की पहचान समझने वाला। ठीक है, सही गलत की पहचान समझने में ज्ञान आपके काम आएगा, लेकिन ज्ञान अधूरा है अगर आपको सही गलत की पहचान करने न आए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक करने के लिए क्या चाहिए? सत्संग, अच्छे लोगों का संग चाहिए, साधु का संग चाहिए। हिंदू है तो कोई साधु है, मुस्लिम है तो कोई मौलवी है जो अच्छी बात बता रहा है, उसको सुनो, समाज में अच्छा कैसे करना है समझो। तो बिनु सत्संग विवेक न होई। आपको अगर विवेक पाना है तो अच्छे लोगों का संग चाहिए, है ना। केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा। इसीलिए देखो डॉक्टर भी आतंकवादी बन जा रहा है, ज्ञानी तो है पर विवेक मर चुका है, सही गलत का फर्क मर चुका है। तो यहां ठीक है, तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तीसरे नंबर पर क्या है? रोजगार। रोजगार, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। अगर आप रोजगार नहीं दोगे तो चोरी करेगा, रोजगार नहीं दोगे नक्सलवादी बनेगा। संसाधन नहीं रहेंगे तो वो उसको भड़काना आसान है कि देखो तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, अमीरों के पास बहुत है, चलो गोली उठा लो। ठीक है। चौथा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मानवाधिकार। मानवाधिकार जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ह्यूमन राइट। मानव को अगर आप मानवाधिकार नहीं दोगे तो एक न दिन वो एटम बम बन जाएगा, खुद ही बन जाएगा। अब कोई व्यक्ति है, उसे आप रोज मार रहे हो, रोज पीट रहे हो, खाना नहीं देते हो, उसकी बेइज्जती करते हो, उसको दुनिया के सामने नीचा दिखाते हो, उसको नौकर बना के रखते हो, उसके डिग्निटी जिसको कहते हैं ना सम्मान के साथ खेलते हो, तो एक दिन वो आपको मार के निकल लेगा या उसकी आगे वाली पीढ़ी निकल लेगी। इसलिए हर इंसान को स्वतंत्रता हो, समानता हो, उसके वो जो चाहता है, जो धर्म चाहे अपना सके, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। संयुक्त राष्ट्र ने प्यारे बच्चों 1948 में यूएनओ ने, है ना, यूएनओ ने सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा की थी। किसकी घोषणा की थी? सार्वभौमिक मानवाधिकार। हमारे मौलिक अधिकार में भी वही दिखाई देगा आपको। और प्यारे बच्चों ये काम 10 दिसंबर को किया गया था। मैंने पहले भी बताया था जब मैं यूएनओ वाला चैप्टर पढ़ा रहा था। इसलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। आगे बात समझ में? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मानवाधिकार, ये चीजें क्या हैं? ये मानवाधिकार क्या है? वो न्यूनतम अधिकार जो किसी को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। यानी हमको स्वतंत्रता हो, हमको सबके साथ समानता मिले, हमको अवसर समान रूप से दिए जाएं, हमको जो है अपने विश्वास और मत को मानने की आजादी हो, ये सब मानवाधिकार हैं। आगे बात समझ में? तो प्यारे बच्चों आप ये समझो कि अगर ये चीज हम इंश्योर कर लेते हैं, ये कितना खूबसूरत कंसेप्ट है सुरक्षा का, गैर परंपरागत। पहले तो हम सुरक्षा के बारे में ये सब सोचते ही नहीं थे, लेकिन बाद में आपको ये दिमाग खुलेगा, यस यार, अगर हम ये सब चीज सोसाइटी में अच्छे से देते हैं तो सोसाइटी के लोग अच्छे से रहेंगे, वो काहे के लिए किसी से लड़ने भिड़ने जाएंगे। तो बहुत बड़ा हिस्सा सुरक्षा का हमारा ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका घर, कहते हैं ना घर फूटे जवार लूटे, अगर आपका घर ही शांत नहीं रहेगा तो आप दुनिया में, सीरिया का परफेक्ट केस है। सीरिया को आप देखो, मैं स्टडी भी कर रहा था। सीरिया में क्या हुआ कि जैसे ही वहां पर घर फूटा, जैसे ही लोग सरकार के खिलाफ हुए, तो पता लगा उधर से लेबनान की तरफ से आईएसआईएस वाले भी घुस गए, उधर से तुर्की की तरफ से तुर्किस घुस गए, उधर से यूएसए और जो है रूस की भी पॉलिटिक्स वहीं चलने लगी वहां पे। तो मतलब एक बार अगर आपका, अब ये चीजें अगर आप अपने नागरिकों को इंश्योर करोगे तो आपके नागरिक आपके साथ खड़े रहेंगे, देश के साथ खड़े रहेंगे। आ गई बात समझ में? तो ये सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके आंतरिक सुरक्षा के लिए ये चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मानवाधिकार, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर सबको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो एक बार आग लगाइए सब लोग, एक बार सब लोग इसमें आग लगाइए, फिर हम एमसीक्यूज करें। सब लोग आग लगाइए, ठीक है।
सब लोग आग लगाइए, एमसीक्यू करें, कुछ एमसीक्यूज करें भाई। क्लास 11th की क्लास बेटा अभी 7 बजे 11th की क्लास की वीडियो आएगी मेरी, अभी 7 बजे 11th क्लास की वीडियो आएगी, ठीक है, अभी 7 बजे 11th क्लास की वीडियो आएगी। एक कह रहा है आग 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 लिख के चलो बढ़िया शानदार। रिंकी जी ने लिखा है, रिंकी भाभी बहुत रेगुलर स्टूडेंट है, कि सर मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को जन्म से ही मिलते हैं और ये उनकी गरिमा और बना। हाँ देखो, हर व्यक्ति को जन्म से मिलते हैं ये जरूरी नहीं है, वो वही जन्म से मिलते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। जिस देश में मौलिक अधिकार ही नहीं है वो जन्म कहां मिलेगा। पर हाँ, वो न्यूनतम अधिकार जिससे सम्मानपूर्वक जीवन जिया जा सके, और जिस देश में मौलिक अधिकार लागू हैं वहां उसको जन्म से ही मिलेगा। बढ़िया, चलिए पहला एमसीक्यू प्यारे बच्चों, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है। मैं आप लोगों को पोल भी देता हूं, 45 सेकंड का एक पोल, मल्टीपल चॉइस, 4 ऑप्शन, स्टार्ट। देखते हैं भाई, चलिए आंसर करिए। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। आवश्यकता से मुक्ति, भय से मुक्ति, स्वतंत्रता, समानता, क्या हो जाएगा। कमेंट में आंसर करो, हो जाएगा। चलिए कमेंट में आंसर करिए, हो जाएगा। संडे को 100 क्वेश्चन कराऊंगा भाई, संडे को जो आएगा मजा ही मजा आएगा, ठीक है। संडे को एमसीक्यू 3 बजे, सब लोग टाइम नोट कर लेना, संडे को 3 बजे। दुनिया का कोई भी काम होना नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्लास। चलो भाई सब लोग जवाब दे दो, दे दिए। ज्यादा समय दे दिया क्या आपको मैं। चलिए तो प्यारे बच्चों यहां पर आप देखो तो बी 50% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ठीक है। और यहां पर जो 3 बच्चे टॉपर हैं, काफिया, तरही, सिफा, ठीक है, 3 बच्चे यहां पर टॉपर हैं, काफिया, तारही और सिफा, ये 3 बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार, मजा ही आ गया प्यारे बच्चों, मजा ही आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा नहीं है। निम्न में कौन सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा नहीं है। चलिए निम्न में कौन सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा नहीं है, जल्दी बताइए। सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा नहीं है, जल्दी बताइए। ये शिक्षा ठीक से लिख लेना यार। चलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवाधिकार, गठबंधन, अपारंपरिक कौन सी नहीं है, जल्दी बताइए। अपारंपरिक कौन सी नहीं है, तो जाहिर सी बात है शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवाधिकार, गठबंधन। ये जो गठबंधन है ये पारंपरिक है, ये जो गठबंधन है प्यारे बच्चों वो क्या है, पारंपरिक है। बाकी सब क्या है, अपारंपरिक है। 33% लोगों ने सही जवाब दिया है। सिफा और सैयद फातिमा, ये 2 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सिफा और सैयद फातिमा, ये 2 लोग सबसे तेज इसमें दिखाई दे रहे हैं लीडर बोर्ड पे। चलिए बहुत शानदार, अगला क्वेश्चन। बाकी जिनका नाम नहीं आ रहा टेंशन मत लेना भाई, तुम्हारा मुझे यहां दिख रहा है, ठीक है। चलो एबीएम, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ये कब हुआ था। एबीएम कब हुआ था, जल्दी बताइए। एबीएम, एबीएम कब हुआ था। बेटा मुझे लगता है ऐप वाला बच्चा कोई कर रहा है क्या। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, मुझे सबका आंसर दिख रहा है बेटा, सबका एक एक करके आएगा नंबर, आप चिंता मत करो। वो ऐप से नंबर ले रहा है क्या। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 19, कर दूं आंसर बता दूं, सबके जवाब सही आ रहे हैं, करेक्ट, 1972, ठीक है, 1972। चलिए अब यहां पे हर्ष, सैयद फातिमा, कन्हैया लाल, प्रकाश पांडे, अभिनय सेन, तरी,
इतने बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इतने बच्चे दिखाई दे रहे हैं। आगे बात समझ में? बी जो सबसे पहले जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों का गलत आंसर है, तेज देने वालों की बात हो रही है, तेज देने की बात हो रही है, ठीक है प्यारे बच्चों। सर वाईटी वाले नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है, अभी इसको चेक करता हूं मेरे को एक बार। वो टाइप इंटीजर टाइप, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। अच्छा चलिए मैं देख लूंगा इसको। चलिए आप लोगों को सवालों से मतलब है, सवाल देखिए, सीडब्ल्यूसी किससे संबंधित है? सीडब्ल्यूसी किससे संबंधित है? हाँ यहां का पोल थोड़ा अलग है बेटा रिंकी, टेंशन मत लो। सीडब्ल्यूसी किससे संबंधित है बताइए? सीडब्ल्यूसी किससे संबंधित है? जैविक हथियार, रासायनिक हथियार, परमाणु, इनमें से कोई नहीं। हेलो बेटा हेलो, सीडब्ल्यूसी किससे संबंधित है बताइए? सीडब्ल्यूसी सर गलत है, मेरा नाम नहीं है। अरे बेटा सबका नाम आएगा, संडे को सबका नाम आएगा, इसीलिए आज झांकी दिखाई जा रही है। संडे को सबका नाम आएगा, चिंता मत करना। सीडब्ल्यूसी किससे संबंधित है? जैविक हथियार, रासायनिक हथियार, परमाणु, इनमें से कोई नहीं। तो केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है वो रासायनिक हथियारों से संबंधित है, ठीक है, रासायनिक हथियारों से प्यारे बच्चों संबंधित है। चलिए, सैयद फातिमा, प्रकाश पांडे, शिफा काफिया, अभिनय सेन, तरही, 85% लोगों ने सही जवाब दिया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, मानवाधिकारों की घोषणा यूएन द्वारा कब की गई? मानवाधिकारों की घोषणा यूएन द्वारा यानी यूनाइटेड नेशंस द्वारा कब की गई? संडे को तो मैं रहूंगी ही नहीं, अब क्या होगा? कौन संडे को नहीं रहने वाला है? संडे को कौन नहीं रहने वाला है? जो भी संडे का प्लान है सब कैंसिल करिए। चलिए जी बताइए, संडे को कौन कौन आ रहा है अभी से मुझे बता देना, समोसा मंगवा लूंगा उसके लिए। चलो, मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई यूएन के द्वारा, जल्दी बताइए। सर वाईटी पर पोल में नाम नहीं ले रहा। अच्छा बेटा मैं चेक करवा लूंगा, डोंट वरी। आज तो छोटे मोटे पोल है ना, उस दिन तो सब आएगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लीजिए मेरे बच्चे, टेंशन मत लीजिए। चलिए आपसे बात कैसे होगी सर, नंबर दे दीजिए। अरे बेटा टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, मैं लाइव टेलीग्राम में आने वाला हूं। अवनीश सर का बुलडोजर गैंग, ये टेलीग्राम का ज्वाइन कर लेना। अवनीश सर का बुलडोजर गैंग, ये टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लेना। और ऊपर ऊपर जो है वो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। एक कह रहा मेरे लिए 5 समोसे लाना, नालायक पेट खराब हो जाएगा। 1948 स्टॉप पोल, ठीक है। फिर कन्हैया, सिफा, सैयद, अभिनय, हर्ष, श्रीवास, काफिया, मुझे लग रहा है ऐप से ही ले रहा है ये, चलो कोई नहीं। 1948 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो आज हम लोगों ने ये सारा टॉपिक और क्वेश्चन देखा है। क्या मजेदार क्लास रही। सर कब आएंगे? देखो मैं सबसे टेलीग्राम लाइव बेटा हो सकता है मैं संडे की सुबह में आऊं, संडे की सुबह 10 बजे, ठीक है। संडे मॉर्निंग 10 AM मैं आऊंगा टेलीग्राम लाइव, ठीक है। और वहां हम लोग बात करेंगे, स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे। दूसरा यह है कि संडे को ही 3 बजे मेरी उस दिन MCQ क्लास होगी और हम लोग काफी अच्छा बात करेंगे। टेलीग्राम लाइव में समोसे की व्यवस्था भी की गई है, टेंशन मत लीजिएगा। तो प्यारे बच्चे ये हम लोगों का प्लान है। और दूसरा ये है कि व्हाट्सएप चैनल भी आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो बहुत ही शानदार आप लोगों से आज की क्लास रही। सर टेलीग्राम के लिए लिंक दीजिए बेटा, अगली क्लास में मैं बारकोड दे दूंगा आपको, ठीक है। फिलहाल आप लोग सर्च करना अवनीश सर का बुलडोजर गैंग, ठीक है। सर मेरा हाफ ईयरली में बहुत अच्छा स्कोर रहा है, पूरी क्लास में फर्स्ट टाइम। बहुत बढ़िया भाई, गेमर के लिए तालियां बजा दीजिए। ओके सर, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर टाइम चेंज कर दीजिए, 12 बजे कर दीजिए बेटा। 12 बजे तो नहीं हो पाएगा, 3 बजे ही होगा। 3 बजे सब ठीक है ना? 12 मोटिवेशन वीडियो लाओ सर। अरे भाई सर मेरे हाफ ईयरली में बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। सर आई एम अदिति कुशवाहा। हेलो अदिति, कैसे हो बेटा? मैंने ज्वाइन कर लिया, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई मोटिवेशन वीडियो भी आ जाएगा, चिंता मत करो, आ जाएगा, आ जाएगा, चिंता मत करो। मोटिवेशन देखो बेटा अंदर से ले आओ। मोटिवेशन कभी भी बाहर की चीज, दूसरे की बातें सुनकर
लाने की कोशिश मत करो या उस फिराक में मत रहो। मोटिवेशन लाना हो तो अपने घर की स्थिति, अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचो। सोचो कि आज मैं जिस परिस्थिति में हूं, क्या मेरा जीवन ऐसे ही बीतने वाला है? नहीं, मुझे अपने जीवन को बदलना है। हम कैसे पैदा हुए, कहां पैदा हुए, ये हमारे हाथ में नहीं था, पर हम किस परिस्थिति में बड़े होकर मरेंगे, ये हमारे हाथ में है। ये सोचोगे तो अंदर से हिम्मत, मेहनत करने का जज्बा, ये सब कुछ आएगा। हर रोज हमको ये कोटेशन सुन के मोटिवेट हो जाएं, ये जरूरी नहीं है और ये अपेक्षित नहीं है। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है और वो टेम्पररी रहेगी अगर आप किसी और से होंगे, लेकिन अगर आप अपने खुद की स्थिति, परिस्थिति, माँ बाप का चेहरा, परिवार की स्थितियां देखकर मेहनत करेंगे तो वो मोटिवेशन परमानेंट रहने वाला है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसी नोट के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।